चलिए भाई, आज की क्लास में हम लोग टी बीम के बारे में पढ़ेंगे। टी बीम क्या है, कैसे इसका एनालिसिस करना है, क्या नया होने वाला है, सारी बातें इसमें आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले कि टी बीम टी के शेप का दिखेगा, कैसे दिखेगा अभी बात करेंगे उस पर, और उसमें क्या नया होगा, क्यों बाकी बीम से डिफर करेगी। सबसे पहले जरूरी चीज देखिए, असल में हम लोग ये समझते हैं या ऐसा होता है कि कोई स्लैब, ऐसे स्लैब पहले नहीं बनती, पहले कॉलम बनता है। सबसे पहले क्या बनाते हैं आप, कोई कॉलम बनाते हैं। ठीक है। अब कॉलम दो होंगे, मान लीजिए ऐसे कॉलम ऐसे होंगे, तो उनके बीच में आप ऐसे करके क्या बना देते हैं, कोई बीम बना देते हैं, इसमें छड़ वगैरह लगा करके। दीवारों पर भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी हो सकता है। फिर इसके ऊपर आप ऐसे स्लैब डालते हैं। देखिए ऐसे ऐसे चार कॉलम होते हैं, फिर ये बीम होती है, और बीम के ऊपर जो है आप ऐसे, अगर आप देख पा रहे हो तो आप बीम के ऊपर इस टाइप से स्लैब डाल देते हैं। आपको समझ में आ रही बात ना, कि ये ऊपर से एक स्लैब इसके ऊपर डाली गई है। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये जब बीम बनाई गई तो बीम के ऊपर स्लैब का लोड आ रहा था, और बीम सेपरेटली काम कर रही थी, स्लैब सेपरेटली काम कर रहा था। मतलब दोनों अलग अलग यूनिट के रूप में, हालांकि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, लेकिन दोनों अलग अलग यूनिट के रूप में काम कर रहे थे। अब हमारे पास एक आया उपाय कि जब बीम मुड़ रही होगी, मजेदार बात समझिएगा, ये जब बीम यहां लगी होगी वो मुड़ेगी तो बीम ऐसे मुड़ेगी, ऐसे, और नीचे आ जाएगा तनाव, ऊपर आएगा बीम के हिस्से में कंप्रेशन, और उसके बाद उस स्लैब का लोड। तो क्यों ना स्लैब को भी बीम के साथ जोड़ दिया जाए, स्लैब को भी बीम के साथ जोड़ दिया जाए। जोड़ देने से क्या फर्क पड़ेगा बीम के साथ स्लैब को, जब स्लैब और बीम आपस में जुड़ जाएंगे तो जब बीम मुड़ेगी ना तो स्लैब को लेके मुड़ेगी, और स्लैब का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो पूरा उसके बीम के कंप्रेशन जोन के रूप में एक्ट करेगा। कैसे देखते हैं, जैसे आप ऐसे समझिएगा चीजों को कि ये एक ऐसे नॉर्मल बीम है, एक बीम ऐसी है, सॉरी इसको स्लैब मानिए, और स्लैब के नीचे एक ऐसे बीम इस टाइप से लगा हुआ है। ठीक है ना। ये बीम है, और बीम में ऐसे क्या है, छड़ें लगी हुई हैं, इस टाइप से रिंग वगैरह बना दी गई, ऐसे जोड़ दिया गया, और इसके ऊपर ऐसे स्लैब की कास्टिंग कर दी गई। ठीक है ना। इस टाइप से स्लैब की कास्टिंग कर दी गई। देखिए ये एक आइसोलेटेड बीम है, आइसोलेटेड कहें इसको, या कहें कि ये एक सेपरेट बीम है। ठीक है ना। आइसोलेटेड थोड़ा सा दूसरे टर्म में यूज होगा, अभी देखा जाएगा। ये बीम अलग हो गई, ये स्लैब इसके ऊपर रखा गया है, लोड आएगा, काम करेगा। बीम में यहां न्यूट्रल एक्सिस होगा, बीम का ये कंप्रेशन फाइबर होगा, ये टेंशन फाइबर होगा। यही बात ना, यही चीज हमने समझाया अभी। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये बीम जो है, ध्यान समझिएगा, ये जो स्लैब है, बीम उसके साथ, ये स्लैब पूरी है आपकी, मान लीजिए और चौड़ी है ऐसे, और बीम उसी के साथ में ऐसे जुड़ जाए। जुड़ने का मतलब बीम का पूरा जो रेनफोर्समेंट वगैरह हो वो पूरा ऊपर तक ऐसे रिंग वगैरह बन जाए, और ये स्लैब का हिस्सा जो है वो तो जाए ही जाए। मतलब जब इस बीम पर लोड लगेगा तो ये स्लैब, जैसे बीम मुड़ेगी ऐसे, तो स्लैब का ये जो ऊपर का हिस्सा है ना पूरा, वो भी कंप्रेशन के रूप में एक्ट करेगा। इसमें देखिए बीम अलग है, स्लैब अलग है, इसमें देखिए सब एक ही में है। यानी यहां हुआ क्या है, यहां हुई है मोनोलिथिक कास्टिंग। मोनोलिथिक कास्टिंग का मतलब क्या होता है, एकास्मी ढलाई, या एक साथ इनको किसी तरीके से जोड़ दिया गया है। किसको किसको, स्लैब और बीम को। इनमें इनमें यही डिफरेंस है कि इसमें स्लैब और बीम आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें अलग अलग है। तो जब स्लैब बीम के साथ मिलता है तो स्लैब का कुछ हिस्सा बीम के बतौर यूज होने लगता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी चीज है, यही वाला इस केस को अभी हम लोग समझेंगे डिटेल में। तो जब मुड़ेगा, आप ही सोचिए ना, ऐसे ऐसे बीम था, जब ये बीम ऐसे मुड़ेगी तो जब स्लैब इसके साथ जुड़ा रहेगा तो स्लैब भी तो कुछ दूर तक मुड़ेगा। बात समझ में आ रही ना। तो इसका मतलब यहां समझिएगा कि ऐसा बनता है स्ट्रक्चर। तो टी बीम कब कहा जाएगा, एक नॉर्मल बीम की ही तरह टी बीम दिखेगा। आप ऊपर से देखेंगे तो आपको टी बीम नहीं दिखाई देगा। ये सोचिए कि हम देख रहे हैं, अरे सर हमको तो टी बीम दिख ही नहीं रहा है। टी बीम आपको देख के पता ही नहीं चलेगा कि वो टी बीम है कि नहीं है। अगर प्लास्टर व्लास्टर कर दिया गया तो कैसे पता चलेगा कि वो टी बीम है, वो तो बनते समय ही उस बीम को
स्लैब के अंदर क्या किया गया होगा, मोनोलिथिकली कास्ट कर दिया गया होगा, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि वो टी बीम है कि टी बीम नहीं है। तो एक चीज बताइएगा ध्यान से यहाँ पे कि ये जो आपको दिख रहा है, एक मैंने ऐसे स्लैब लिया है, देखिए ये पूरा स्लैब है ऊपर से, ठीक है ना। स्लैब के ऊपर से टॉप व्यू है, ये इसका प्लान है, मतलब अगर हम टॉप व्यू इसका देखें, ये इसका जो है वो, इसको मान लेते हैं ऐसे हम लोग, टॉप व्यू है इसका, ठीक है। ये टॉप व्यू है, ये जो देख रहे हैं हम लोग। ऊपर से देखें ये स्लैब है, स्लैब के नीचे एक बीम है ऐसे, किनारे पर भी दो बीम है, एक इधर एक इधर, लेकिन किनारे वाली बीम देखिए ऐसे खत्म हो गई भाई, अरे यहीं किनारे बीम है, ये पूरी स्लैब ऐसे गई, बीच में एक बीम आई, एक किनारे पर और बीम आ गई। मतलब इसका समझ रहे हैं क्या कहानी है इसकी, इसकी कहानी ये है कि ये बीम जो है और ये बीम में अंतर क्या है, इसके दोनों तरफ देखिए टी बीम जब बनती है ना, मैंने कहा कि ये इसी के साथ जुड़ी, मतलब यहां पर देखिए कोई लाइन नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये इसी के साथ जुड़ा हुआ। अब जब जुड़ेगा ना तो स्लैब का कुछ हिस्सा इसके साथ इफेक्टिवली काम करने लगेगा और इसके कंप्रेशन जोन का भागीदारी बन जाएगा, मतलब इट विल कंट्रीब्यूट ऑन टेकिंग कंप्रेशन स्ट्रेसेस। तो इसका ये जोन जो स्लैब का वो जोन, ये जोन जो बीम के साथ जुड़ जाता है वो बीम का फ्लैंज कहलाता है। स्लैब का वो हिस्सा जो बीम के साथ जुड़ जाता है बीम का फ्लैंज कहलाता है। ये हिस्सा जो वो बीम का वेब या इसको रिब कह दें, ये काम आता है, ठीक है ना। ये हिस्सा जो नीचे बीम का दिखाई देता है वो रिब या वेब कहा जाता है और ये हिस्सा फ्लैंज कहा जाता है टी बीम के केस में। ये बीम क्या कही जाएगी, किनारे वाली तो टी नहीं बन रही है, इसको कहेंगे हम लोग, इस वाली बीम को टी बीम कहेंगे, लेकिन इसको क्या कहेंगे, ये वाली को, इसको कहेंगे एल बीम। मतलब ये एल टाइप का शेप बनाएगा, फ्लैंज का कुछ हिस्सा इसके साथ भी ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा इसके साथ, और कुछ हिस्सा इसके साथ भी मिल जाएगा फ्लैंज का, तो ये दोनों कहे जाएंगे एल बीम। रेनफोर्समेंट इसमें नीचे एज इट इज जैसे होती आई है टेंशन वाली वैसे होती रहेगी, इसमें भी रहेगा रेनफोर्समेंट टेंशन वाला, इसमें भी रहेगा, तीनों बीम में। बस वो दोनों किनारे वाली बीम होंगी, ये बीच वाली बीम को टी बीम कहेंगे। बात समझ आ रही ना। तो टी बीम एक नॉर्मल बीम की तरह ही बाहर से दिखती है, लेकिन अंदर से दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक शर्त होता है, पहली शर्त टी बीम होने की, मोनोलिथिक कास्टिंग, और दूसरी शर्त ये होती है कि जैसे मान लीजिए इसका ये बीम नीचे है, तो भाई साहब जब इस पर लोड लगेगा तो इसमें कुछ हिस्से तक, ये हिस्से तक की स्लैब जो होती है वो काम करती है फ्लैंज के रूप में, फ्लैंज के विड्थ के रूप में, मतलब ब्रिड्थ ऑफ फ्लैंज, बी एफ से शो करते हैं इसको। इस जोन में ध्यान समझिएगा, ये जो जोन है ना, ये वाला जोन, उसमें स्लैब के अतिरिक्त, जैसे स्लैब के अगल बगल जैसे बीम है, बीम की चौड़ाई पूरी यहां से यहां तक कुछ है, उसके अगल बगल का कुछ हिस्से तक लेटरल रेनफोर्समेंट किया जाता है, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट। इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, तो 0.6 टाइम्स होना चाहिए, 0.6 टाइम्स ऑफ मेन बार ऑफ मिड स्पैन ऑफ स्लैब। स्लैब में जितना रेनफोर्समेंट बीच में किया जाता है उसका 60% या 0.6 टाइम्स इसके बीच में रेनफोर्समेंट होना चाहिए, प्लस मोनोलिथिक कास्टिंग होनी चाहिए। मतलब एक बात ये, दूसरी बात ये, अगर ये दोनों चीजें फॉलो होंगी तभी एक टी बीम कंप्लीट माना जाएगा। बात समझ आ रही ना, एकदम समझ गए कि एल बीम क्या होती है, टी बीम क्या होती है। टी बीम और एल बीम आर टुगेदर कॉल्ड फ्लैंज बीम। जिन भी बीम में फ्लैंज होगी उनको फ्लैंज बीम भी कहते हैं। हम इनको टी बीम की जगह हम लोग इनको क्या नाम देंगे, फ्लैंज बीम। फ्लैंज बीम उन बीम को कहते हैं जिनमें फ्लैंज होता है, वेब या रिब होती है उसके साथ साथ में, उसको हम लोग फ्लैंज बीम कहते हैं। तो फ्लैंज बीम के दोनों हिस्से होते हैं, एक एल बीम भी होती है,
एक एल बीम भी होती है और दूसरा टी बीम भी होता है। तो हमको हल्का हल्का दोनों लेके देके चलना है, ठीक है ना। यहाँ पर बात है। तो अभी न्यूमेरिकल की बात नहीं, अभी आपको ये समझ में आया कि टी बीम बस ये वाली टी बीम नहीं है और ये वाली टी बीम है, जबकि दोनों एक ही जैसे दिखने में लगेंगे। आपको अंतर क्या है अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए था। अब हमको यहाँ पे एक चीज समझना है कि फिर स्लैब का सर कितना हिस्सा, हमारे घर में एक छत है, नीचे बीम दिख रहा है, बीम के कितने दूर तक का हिस्सा जो है वो हम माने कि बीम के साथ जुड़ करके एक्ट कर रहा होगा। ये चीज हम माने कि बीम के अगल बगल का कितना हिस्सा एक्ट करके उसके साथ काम कर रहा होगा। तो एक चीज जान लीजिए, बीम के अगल बगल का जो कितना हिस्सा काम करेगा उसके लिए कुछ फार्मूले बताए गए हैं। देखिए वैसे तो अगर देखा जाए मोटा मोटा तो इसके बगल का आधा और इसके बगल का आधा काम करना चाहिए और मैक्सिमम उतना ही हो सकता है। लेकिन कई बार होता है कि काफी दूर दूर बीम होती है तो उतना दूर तक उसका प्रभाव नहीं हो पाता है। मतलब ये मुड़ेगा, स्लैब का कुछ हिस्सा मुड़ेगा, जैसे जैसे दूर होता जाएगा ना बीम से, तो ये हो सकता है कि इसके बाद का हिस्सा इफेक्टिवली वर्क ना करे। तो एक चीज जान लीजिएगा, टी बीम के इस केस में अगर हम लोग बात करें कि ये स्लैब का चौड़ाई जो है ए है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। सबको दिख रहा है यहां से यहां तक, ये ए मान लिया और इस चौड़ाई को हमने मान लिया बी। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस चीज को। और ये बीम की खुद की चौड़ाई यहां से यहां तक, इसको बी डब्ल्यू यानी ब्रिड्थ ऑफ वेब के नाम से जानते हैं। यहां नीचे भी मैंने दिखा रखा है, ये जहां भी रहेगा बी डब्ल्यू से शो होगा। अभी पार्ट्स जो बीम के हैं उस पर भी मैं बात करूंगा, ठीक है ना। तो अभी इस पर हमने ये समझ लिया इन चीजों को कि क्या क्या मोनोलिथिक कास्टिंग क्या होती है, टी बीम क्या होता है, इस पर बात हो गई। अब थोड़ा सा भी हम लोग समझेंगे इन चीजों को, क्या कहानी है। आपने समझ लिया कि फ्लैंज बीम किसको कहते हैं या टी बीम कहते हैं। चलिए आपने इसका इधर का हिस्सा ए माना, इधर का हिस्सा बी माना, ठीक है ना। तो एक चीज जान लीजिए, पहले तो पार्ट पढ़ लीजिएगा कि देखिए एक होता है स्मॉल बी। स्मॉल बी जो शो करते हैं हम लोग इसको बोलते हैं एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज। एक्चुअल विड्थ भी कह सकते हैं, एक सेकेंड, ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज। अब एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज होता क्या है उस पर देख लेते हैं। देखिए एक्चुअल का मतलब होता है ये जो बी डब्ल्यू है, मतलब ये वाला हिस्सा प्लस इधर का आधा प्लस इधर का आधा, ठीक है ना। तो यानी ये होता है बी डब्ल्यू प्लस ए बाई टू प्लस बी बाई टू। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी इसका कंसिडरेशन में बता, ये देखिए मैं ये डायग्राम जो बनाया हूं इसमें देखिए फ्लैंज का जो पार्ट होता है असल में फ्लैंज जो होगा वो स्लैब की मोटाई ही तो फ्लैंज होगी ना, स्लैब की मोटाई ही फ्लैंज होगी। और ये जो टी बीम ऐसे है, अगर हम मान लेते हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड है तो स्पैन तो ये ना हुआ, तो इसको कहते हैं हम लोग, इसका इस वाले लंबाई को इसका इफेक्टिव स्पैन या स्पैन कह सकते हैं टी बीम का। क्यों स्पैन कह रहे हैं ये बताइए, क्यों स्पैन कह रहे हैं इसको, क्यों? क्योंकि देख रहे हैं यहां से यहां तक ये इसी स्पैन पे टी बीम बनी हुई है। आपको ऊपर से प्लान दिखाएंगे, प्लान में ना शार्टर वाला स्पैन दिख रहा है, तो ये बना हुआ है यहाँ पर, बात सुन रहे हैं, तो ये स्पैन का काम कर रहा है। इसको जनरली एल से दिखाते हैं, ठीक है ना, एल इफेक्टिव से दिखा सकते हैं, एल इफेक्टिव से दिखा सकते हैं, या आपका जैसा हो। ये स्पैन के बारे में जो जो रूल पहले थे वही टी बीम में है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सिंपली सपोर्टेड है तो सिंपली सपोर्टेड वाला आपका जैसा रहेगा टी बीम वैसा लगेगा, ठीक है ना। अब एक चीज है, इस वाले को, अच्छा बी को हमने बोला है एक्चुअल ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज, और ये बी एफ को क्या बोला है, बी एफ को हमने बोला है इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, इसको क्या बोला हमने, अभी मैं समझा दे रहा हूं पूरी बात। इफेक्टिव ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज, ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज। डिफरेंसेस क्या है ये कि एक्चुअली शो होगा कि आधा आधा लेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि उतना पार्ट इसमें कंप्रेशन में मदद करे। तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल सा है, ये जो यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है पूरी b इंटू एफ जो चौड़ाई है वही कंसीडर किया जाता है। उसको कैसे लेना उस पर हम बात करेंगे। ये df क्या है, ये df क्या है,
ये है यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लैंज, मतलब इस फ्लैंज की गहराई है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी कंप्रेशन जोन में ये काम करेगा तो कैलकुलेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो अभी जान लीजिए आप डेप्थ ऑफ फ्लैंज है ये। यहां पर BW क्या है, ये ब्रेड्थ ऑफ वेब है, सब जान लीजिए ब्रेड्थ ऑफ वेब है ये एक टोटल डी है, और स्मॉल डी कहां से कहां तक, वही छड़ के सेंटर से टॉप, अब स्लैब की पूरी लिया जाएगा, ये नहीं कि केवल इसी फ्लैंज के निचले सिरे से नीचे तक लिया जाएगा, पूरा स्लैब की ऊंचाई से लेके सेंटर तक उसका गहराई लिया जाएगा आपका पूरा टी बीम का। बात समझ आ रही ना। अब आपको कोई क्वेश्चन अगर दिया ऐसे, जैसे इसमें भी वही प्रॉब्लम, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना और डिजाइन करना, दो ही काम। इसमें अक्सर आपको स्लैब की थिकनेस दे देगा, सब कुछ दे देगा, बोलेगा टी बीम में बताइए कि कितना ये मोमेंट झेल सकता है, या फिर दे दिया तो इसका डिजाइन करने के लिए आ सकता है कि गहराई निर्धारित करिए अक्सर। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, देखिए बहुत सारा एनालिसिस इस पर है, बातें जितनी करें उतनी कम है। एक टी बीम कितना फायदेमंद है ये सोचिए ना, कितना दिक्कत हो रहा था। अब एनालिटिकल बात पर थोड़ी कर लेते हैं, अभी हम उस पर आ रहे हैं। एनालिटिकल बात यह है कि टी बीम के निचले सिरे पर तनाव का अगर मात्रा बढ़ा दिया जाए, तनाव का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, ऊपर कंप्रेशन जोन कितना ज्यादा बढ़ गया, बिना कंक्रीट बढ़ाए एक्स्ट्रा, बिना एक्स्ट्रा कंक्रीट बढ़ाए ऊपर कितना बड़ा कंप्रेशन जोन हमको मिल गया, काफी बड़ा फ्लैंज मिल गया। मतलब थोड़ी सी कंक्रीट थी, उसको बैलेंस करने के लिए नीचे स्टील डाल देते थे तो थोड़ा मोमेंट लेता था। अब पूरा स्लैब का एक हिस्सा अगर काम करने लगे उसके साथ में, तो सोचिए ना कि वो कितना बेहतरीन हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, कितना बेहतरीन हो जाएगा कि ऊपर इतना कंप्रेशन और नीचे टेंशन के लिए तो हम आजाद हैं, जितना चाहे उतना टेंशन हम दे सकते हैं इसमें तनाव क्षेत्रफल में। तो हमने किया क्या, पहली चीज कि हमें ये जानना पड़ेगा कि स्लैब का कितना हिस्सा इफेक्टिवली वर्क करेगा एज कंप्रेशन पार्ट ऑफ बीम, तो उसको कहते हैं इफेक्टिव, और इफेक्टिव विड्थ का ही काम होता है। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव विड्थ के जितने फॉर्मूले बनेंगे उससे अगर इफेक्टिव विड्थ एक्चुअल से ज्यादा आ रही है तो वो लेंगे नहीं कभी भी इफेक्टिव विड्थ। यहां पर एक चीज हमेशा क्लियर रहे कि बी जो होगा एक्चुअल विड्थ, तो वो हमेशा ज्यादा होगा बी एफ से ज्यादा दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, इससे ज्यादा ये कभी नहीं हो सकता है। मतलब ये बी हमेशा ज्यादा होगा ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज से, यानी ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज जो होगी वो एक्चुअल वाले से हमेशा कम या बराबर हो सकती है। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है, इट विल ऑल्सो बी कॉल्ड, देखिए एक्चुअल ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज है। अब इसको एक चीज हमने और बोला कि इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसको देखिए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैं बोल रहा हूं क्योंकि घुमा फिरा के पूछ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज, ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज, फ्लैंज। बात समझ में आ रही ना। एक चीज समझ गए होंगे आप अभी तक कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब इफेक्टिव वाला बढ़ता बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर कहीं एक्चुअल वाले को क्रॉस कर रहा है तभी हम मानेंगे नहीं, हम लेंगे उसको एक्चुअल वाला ही। बात समझ में आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ पहले। अब हम लोग हाउ टू फाइंड, अब यहां पर लिखेंगे सबसे पहले डिटरमाइनिंग इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, इफेक्टिव ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज, इसको हमने मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए अपना इफेक्टिव ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज में क्या हिसाब है। अब देखिए एल बीम हो सकती है, टी बीम हो सकती है, और उसके भी कंडीशन दो है। एक हो सकता है कि टी बीम एक कंटिन्यूअस बीम हो और कई बीम के बीच में एक बीम हो, जैसे कि ये कंडीशन अभी आपको दिख रही है, तो ऐसी कई बीम के बीच में एक बीम हो। एक आइसोलेटेड हो सकती है कि अकेले एक ही बीम हो, ठीक है ना। एक कंडीशन ये हो सकती है कि मल्टीपल बीम्स हों और उनके बीच में एक इंटरमीडिएट बीम के बारे में निकालना हो, और एक हो सकता है कि एक ही बीम हो केवल उसी के बारे में बात की गई हो। तो उस केस में इफेक्टिव विड्थ का जो फॉर्मूला है वो अलग अलग है। पहले टी बीम का भी देख लेंगे और एल बीम का भी साथ साथ देख लेंगे, बस टी बीम का आधा हो जाएगा एल बीम, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप कैसे लेंगे चलिए यहां पर ध्यान देते हैं। अच्छा, ये जो पढ़ा रहा हूं उसकी नोट्स भी आपको फटाक से भी मिल जाएगी। तो सबसे पहला कहानी इसमें होगा आइसोलेटेड बीम का। आइसोलेटेड बीम में क्या होता है, आइसोलेटेड बीम में जो पहला होगा, सपोज करिए हमने पहला ले लिया टी बीम, एल बीम का भी देखेंगे टी बीम।
आइसोलेटेड अगर टी बीम हो आपका तो उस केस में इसका फॉर्मूला क्या होगा ब्रीड्थ ऑफ फ्लैंज का, तो वो हो जाएगा बी एफ से इसको शो करेंगे। ये होता है एल नॉट बाई एल, अभी बताएंगे सब क्या है, एल नॉट बाई 4 एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। अब इसमें कौन कौन क्या है उसके बारे में भी समझ लेते हैं हम लोग। इसमें कौन कौन क्या है उसको भी समझ लेंगे, नोट्स में तो मिलेगा ही, जो लोग नोट कर रहे हैं वो अच्छी बात। एल नॉट जो होता है वो होता है डिस्टेंस, ध्यान समझिएगा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट। जीरो मोमेंट के जो पॉइंट्स हैं, जीरो मोमेंट्स के जो, जब बीम अगर ऐसे मुड़ती है तो आप जानते हैं, या फिर पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट को हम लोग एक नाम और देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ये हिसाब किताब है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। बात समझ में आ रही ना, यानी कि एक चीज समझ में आएगा, ये बीम जो आपकी यहां पर दिख रही है इसकी लंबाई यहां से यहां तक है, तो ये जब मुड़ती है तो आपको मालूम है यहां यहां मोमेंट जीरो होता है, मतलब बीम के सिरों पर मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। जबकि अगर अगर देखा जाए, जैसे आप इसको नहीं समझे ऐसे, अगर एक सपोर्ट है यहां पर ऐसे ऐसे सपोर्ट लगे बीम है, तो बीम ऐसे मुड़ती है, तो यहां यहां मोमेंट क्या होता है, जीरो। तो असल में इफेक्टिव स्पैन ही है ये, लेकिन एल नॉट से क्यों दिखाए हैं। अगर अब एल नॉट की वैल्यू जो होती है मैं सबको दिखा दूंगा, अगर अगर कोई कंटिन्यूअस बीम होती और ये ऐसे गया होता इधर इधर भी निकला होता, तब ये कुछ ऐसे ट्रीट करता, तब के केस में जीरो मोमेंट यहां यहां बीच में आता कहीं पर, मतलब थोड़ा सा नजदीक रहता, तो इस केस में ये 0.7 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव स्पैन हो जाता, एल इफेक्टिव हो जाता एल नॉट का वैल्यू। एल नॉट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट, मतलब जीरो मोमेंट के जो पॉइंट्स हैं उनके बीच की क्या है, दूरी है। बात समझ आ रही ना, तो ये टी बीम की कहानी हो गई इस केस में। अच्छा एल बीम क्या होगा, ये आइसोलेटेड की बात कर रहा हूं दोनों अभी, एल बीम की बात क्या होगी यहाँ पे, एल बीम, तो उसका जो बी एफ इसका आधा हो जाएगा। आधा कैसे, तो सीधे यहाँ पर 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, देखिए बी डब्ल्यू तो यार बीम का पार्ट है, इफेक्टिव विड्थ है, बी क्या है, आप एक्चुअल विड्थ है वही बी जो हमने दिखा रखा है कि बी क्या है, ठीक है ना। तो 0.5 टाइम्स एल नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, ये किसका हिसाब है, ये है बी एफ का, यानी ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज का ये हिसाब हो गया। बात समझ आ रही ना, ये किसके लिए है, आइसोलेटेड के लिए है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कंटिन्यूअस अगर होता, तो कंटिन्यूअस मतलब कई सारी बीम्स ऐसे होती कंटिन्यूअस, तो इस केस में टी बीम का क्या हिसाब होता है, और जनरली यही आपसे अक्सर ना ये पीएफ दे दिया रहता है क्वेश्चन में, ना दिया रहे तो आप निकाल सकते हैं कंडीशन से, वैसे एमओआर वगैरह निकालते समय दे दिया रहता, नहीं दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए मैं इसको लेके फोकस करके आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो टी बीम का क्या होता है यहाँ पे फिर से बी एफ, उस केस में जब ये कंटिन्यूअस बीम होता। अब ये सब कहेंगे सर क्या है, तो याद ही करना पड़ेगा कि कहीं से डिराइव होकर आया रहता तो मैं जरूर कराया था, सीधे कोड बोला है, याद रखिए एल नॉट बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ, ये किसका फॉर्मूला है, बी एफ का, किस केस में, जब बीम कंटिन्यूअस हो उस केस में इंटरमीडिएट बीम का क्या है फॉर्मूला है। यही अगर एल बीम होगा तो फिर आधा वही एल बीम के केस में, तो उसका बी एफ क्या होगा, तो एल नॉट बाई 6 आधा हो जाएगा तो एल नॉट बाई 12 हो जाएगा, एल नॉट बाई 12 यानी 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दे दीजिए, बी डब्ल्यू में नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए एल बीम का भी बी डब्ल्यू तो वही रहेगा, बस फ्लैंज ही ना आधा होगा, तो ये देखिए बी डब्ल्यू तो दोनों में यार, बी डब्ल्यू का आधा कहीं नहीं करना है, बी डब्ल्यू का, इसलिए बी डब्ल्यू तो चौड़ाई है, एल बीम का भी बी डब्ल्यू, ये इसका बी डब्ल्यू ये है, इस एल बीम का ये बी डब्ल्यू है। बात समझ में आ रही है, तो एक चीज जान लेना कि यहां पर एल नॉट बाई 12 होगा, 2 से भाग दिए, बी डब्ल्यू एज इट इज प्लस इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 3 डी एफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, ये टी बीम का हो गया और ये वाला एल बीम का हो गया। बात समझ में आ रही ना, अब एल नॉट क्या है हमने यहीं पर बता रखा है, बाकी नोट्स में तो लिखा हुआ मिलेगा ही। एल नॉट का वैल्यू
अगर हम लोग देखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इट विल बी एल नॉट इज इक्वल टू एल होगा, एल नॉट इज इक्वल टू एल होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस बीम है तो उस केस में 0.7 टाइम्स इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि इफेक्टिव स्पैन हम लोग सॉरी इफेक्टिव विड्थ जो है टी बीम का कैसे निकालते हैं। इसको निकाल लेंगे, फिर मोमेंट कैपेसिटी निकालने में इसकी जरूरत पड़ती है। तो पहले तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें दिया है इसका निकालने के लिए कि इफेक्टिव ब्रेड्थ निकालिए। उसके बाद मोमेंट कैपेसिटी के लिए फिर एक्स यू निकालना, कंप्रेशन जोन में दो कंप्रेशन जोन बनेंगे, वी विल टॉक अबाउट इट। बट अभी पहले इसको जितना है उसको देखिए ध्यान से आप। एक क्वेश्चन इसको जिसको नोट करना है वो कर ले, स्क्रीनशॉट अगर ले पा रहे हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज फिर आगे देखते हैं अगले टॉपिक, ठीक है ना। कैसे इसका टॉपिक क्या न्यूमेरिकल, पहले इस पर देख लेते हैं एक छोटा सा निकाल करके हम लोग। चलिए हमने क्वेश्चन ले लिया। अब क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए। पहले बोला गया कि एक कमरे की भीतरी माप 9 मीटर गुणा 6 मीटर प्रभावी है। इसकी छत में दो टी बीम 400 गुणा 600 mm, मतलब 400 चौड़ाई है 600 mm गहराई है, डाले गए हैं। यदि स्लैब की मोटाई 120 mm हो तो फ्लैंज की प्रभावी चौड़ाई IS 456-2000 के अकॉर्डिंग बताइए। यानी अगर इंग्लिश में इस क्वेश्चन को कहें तो इनर साइज ऑफ अ रूम, मतलब एक कमरे की जो भीतरी माप इनर साइज ऑफ अ रूम इज 9 मीटर इंटू 6 मीटर इफेक्टिवली। इसकी छत में दो टी बीम डाले गए हैं। इट इज देयर आर टू टी बीम्स ऑफ 400 इंटू 600 मिलीमीटर इज प्रोवाइडेड इन इट्स सीलिंग्स। यदि स्लैब की मोटाई इफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 120 mm देन फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज अकॉर्डिंग टू IS 456-2000। ये आपका क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है। मैंने कुल मिला के हमको BF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये आइसोलेटेड टी बीम है या फिर कई सारी टी बीम लगी हुई है। तो हम लोग माना जाएगा, वैसे भी दो बोल दिया है बीच में, अब दो लगा है तो इसका मतलब एक L इधर हो सकता है, दो टी होगा एक L होगा, तो कई सारी टी बीम लगी, एक अकेले आइसोलेट नहीं है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वो वाला फॉर्मूला। बट ध्यान रखिएगा कि दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन BW प्लस A/2 प्लस B/2। तो पहले A/2 B/2 कैसे A2 ऐसे निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज समझिएगा। जैसे ये आपका जो है ध्यान समझिएगा, यहां पे इसको ऐसे समझिए पहले, ये आपकी कमरे की साइज है 9/6 का कमरा है, ठीक है ना, 9/6 का कमरा है। और इनर का मतलब यहां पर कोई दीवार वगैरह होगी ऐसे, और उसका इनर साइज है मतलब अंदर अंदर वाली। तो चलिए दीवार के बीच में टी बीम है, तो एक टी बीम मान लेते हैं हम लोग यहां पे है ऐसे, और एक टी बीम और है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए एक टी बीम यहां पे है, एक टी बीम यहां पे है, और इनर साइज, इनर का मतलब ये वाला हिस्सा 9 मीटर है, यहां तक वाला, यहां तक वाला हिस्सा 9 मीटर है, और ये इनर साइड इसका क्या है, यहां वाला ये 6 मीटर, मतलब हम दीवालों को छोड़ दे रहे हैं साइड साइड का, ठीक है ना। अब एक चीज बताइए, ये बीम जो है 400 बाई 600 की है, मतलब 400 चौड़ी है, 600 गहरी, तो प्लान में दिखेगी नहीं। ये प्लान है तो प्लान में गहराई तो नहीं दिखेगी हमको, लेकिन ये क्लियर है ये जो यहां से यहां तक वाली ये दूरी है, ये वाली दूरी जो है ना वो कितनी है, 400 mm है। जब ये 400 है तो ये वाला भी 400 होगा, थोड़ा बना खराब है, मुझे माफ करिएगा उसके लिए। और माफ इसलिए भी कर दिया कीजिए मुझे कि आप क्या ही बिगाड़ लेंगे मेरा, मतलब लॉजिकली समझिए कि आप क्या ही बिगाड़ लेंगे, तो इस वजह से माफ कर दीजिए, फिर क्या ही करेंगे, हम भी वही करते हैं, जिसका हम कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं हम कहते जाओ माफ किया हटाओ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये 400 और ये 400 हो गया, तो ये बचा कितना पूरा, तो अगर अगर हम लोग इस पूरी डिस्टेंस को निकालें, क्योंकि देखिए किसी भी एक बीम लिए टी वाली है तो इसके अगल बगल का कितना हिस्सा एक्ट करेगा, तो पहले ये डिस्टेंस होगी ए, और ये डिस्टेंस होगी इसके बगल की बी। तो पहले तो हमें पूरा हिस्सा जानते हैं हम लोग, तो ये कितना होगा ये कितना होगा, तो कैलकुलेशन यहाँ साइड में कर लेते हैं हम लोग, ए बी और सी कितना कितना होगा। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे ध्यान रखिए, दो बीम की वजह से पूरा 9 मीटर जो है, 9 मीटर नहीं बल्कि 9 में से ये और ये हटा करके, मतलब ए बराबर होगा बी के बराबर होगा सी के, बात को समझिएगा यहाँ पे, ए बराबर बी बराबर सी बराबर होगा
9 मीटर में से 9000 मिलीमीटर माइनस 2 इंटू 400, क्योंकि दो ठो बीच में है, डिवाइडेड बाई क्या होगा 3, ऐसे 3 स्पेन में बट गया। तो इसको सॉल्व कर दीजिए पहले कि कितना आ रहा है। तो कैलकुलेटर अगर आपके पास हो तो पटाख से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। कितना आ रहा है देखिए जरा, 9000 माइनस करेंगे 2 इंटू 400 माने 800 हो जाएगा आपका, और डिवाइडेड बाई आप क्या कर देंगे 3, यानी आपका आ जाएगा 273, 2733 आएगा। मतलब ये दूरी आ जाएगी 2733 के नियर अबाउट। ये भी 2733, ये भी 2733 और ये भी 2733। ये दूरियां ये आ गई। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2733.33 mm में है ये। आप इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप मीटर में 2.733 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इनके बीच की दूरियां आ गई, ठीक है। अब हमारे लिए एल नॉट का वैल्यू क्या होगा, एल नॉट मतलब यही 6 मीटर, क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो हम लोग एल नॉट का वैल्यू एल इफेक्टिव के बराबर लेंगे, और वो होगा कितना 6 मीटर के बराबर होगा। वेरी गुड। तो हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, पहली चीज की इफेक्टिव, ध्यान समझिएगा, इफेक्टिव ब्रेड्थ कितना है, कितना हो जाएगा, मतलब बी एफ का वैल्यू। जो जनरल फार्मूला होता है इफेक्टिव विड्थ का वो कितना होता है, वो होता है पहली चीज कि एल नॉट बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ। अब यहाँ डी एफ कितना है वो भी दे रखा है हम लोग को, यानी स्लैब की चौड़ाई मोटाई 120 mm, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये 6 मीटर का है या इसको 6000 मिलीमीटर का है, सब एक ही यूनिट में रखना पड़ेगा। यहाँ पे एल नॉट की वैल्यू 6000 बटा 6 प्लस बी डब्ल्यू चौड़ाई बीम की 400 प्लस 6 इंटू डी एफ की वैल्यू 120। इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसको मान नहीं लेंगे, पहले चेक करेंगे क्या ये एक्चुअल वाले से ज्यादा है। अगर ज्यादा होगा तो एक्चुअल वाला लेंगे, बिकॉज हम जानते हैं कि बी एफ शुड नेवर बी ग्रेटर देन बी एफ विल नेवर बी ग्रेटर देन बी विच इज एक्चुअल विड्थ ऑफ लैंड। तो इसको पहले सॉल्व करिए सब लोग। तो ये हो जाएगा 100 400 कितना हो गया आपका, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6000 में 6 से 1000, 400 1400, और ये 12 छंग 72, 14 7 2120 लगभग। देख लीजिए कितना आ रहा है, मैं करके देख लेता हूं ऐसे। 1000 प्लस 400 प्लस 2120, वेरी गुड, 2120 mm आ रहा है, या इसको कह सकते हैं 2.12 मीटर, ठीक है ना। अब अगर बट it should be less than or equal to actual width। उस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे पहले कि b कितना होता है। b होता है बी डब्ल्यू प्लस ए बाई टू प्लस बी बाई टू। अब हम लोग जानते हैं, अब जरूर नहीं कि आप a बाई टू है, अगर ये वाले बीम लेते हैं तो b बाई टू और c बाई टू, मतलब आधा आधा। तो हम लोग बी डब्ल्यू का वैल्यू 400 प्लस a बाई टू और b बाई टू दोनों बराबर हैं, तो 1/2 कॉमन लें तो a और b लिख लेते हैं। a भी वो इतना है 2733 प्लस a भी कितना है 2733। सॉल्व कर देंगे 2733 प्लस 400 यानी 3133 मिलीमीटर। अब ये ज्यादा है, मतलब ये क्या है ज्यादा है, इसलिए कौन सा ये कम होना चाहिए, विच इज वेरी ट्रू। दिस इज वाई यहां लिख देंगे, दिस इज वाई बी एफ इज इक्वल टू 2.12 मीटर। क्यों, क्योंकि बी एफ शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू बी। बात समझ में आ रही ना। यानी ये आपका कंप्लीट होता है यहां तक, ये वाला फॉर्मूला, इस एक क्वेश्चन को मैंने बता दिया। अब हमें टी बीम का जो कहानी पढ़ना है वो पढ़ना है इसका जो बाकी बीम के बारे में पढ़े, जैसे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना। फॉर दैट वी फर्स्ट नीड टू फाइंड आउट whether the neutral axis of the T-beam lies within the flange or beyond the flange। उसके बारे में पहले बात कर लेंगे, उसके बाद ही डिसाइड होगा। अब वो क्या है उसकी कहानी थोड़ी सी जटिल है, दिमाग को खोल के सुनना पड़ेगा समझ में, लेकिन वो भी आएगा। तो अगर आप ये वीडियो देख पाए हैं, और टी बीम का जैसे एमसीक्यू का ना इतना ही तक क्वेश्चन रहता है, जितना आज पढ़े हैं
उतने से एमसीक्यू क्लियर होगा। लेकिन आपका जो एनालिटिकल पार्ट है उसको अभी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद समझते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए नोट्स भी भेज दूंगा और इसको आप पढ़िए। चलिए भाई, लास्ट क्लास में आप लोगों ने ये देखा था कि टी बीम क्या होता है और उसका जो इफेक्टिव विड्थ होता है उसको निकालने के फॉर्मूला हमने देखा था जो फ्लैंज का होता है, ठीक है ना। आज की क्लास में हम बेसिकली सीधा बात करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेशन की तरफ, लेकिन उसके साथ ही आप जानते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस का कैलकुलेशन भी आएगा। न्यूट्रल एक्सिस जानते हैं आप दो टाइप के होते हैं, अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि एक लिमिटिंग वैल्यू होती है या मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक एक्चुअल वैल्यू होती है। ये सब लिमिट स्टेट के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। टी बीम को WSM मेथड से करने का मतलब, अब देखिए वो ट्रेंड जा चुका है, वो आने वाला नहीं एग्जाम में आपके, LSM से ही आएगा। और LSM में थोड़ी टिपिकलिटी कहां से इसमें स्टार्ट होती है उस पर भी बात करेंगे हम लोग इस पर। और दूसरी चीज जो है, चलिए सबसे पहले आज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका कैलकुलेटर सीखेंगे। मैंने डायग्राम बना रखा है ताकि बनाने में आपको थोड़ा सा इजी रहे, चीजों को समझने में भी इजी रहे। आई होप विजिबल होगा डायग्राम, लेट मी शो कि ये सही हो जाए थोड़ा सा और। ओके, हाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे ये टी बीम आपका जो है इसमें, और ये दोनों केसेस में अभी बात करूंगा। अच्छा, कोई खास अंतर नहीं है अगर हम लोग बात करें कि इसमें भी वही चीजें हैं जो पहले पढ़े थे, बस अंतर कहां हो रहा है देखिएगा। अब ऐसा हो सकता है कि देखिए टी बीम का फ्लैंज का पार्ट है, ये कंप्रेशन की तरह वर्क करेगा, इट ऑलरेडी हैड बीन डिस्कस्ड, ये कंप्रेशन की तरह काम करेगा। अब एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, क्या हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि अगर न्यूट्रल एक्सिस हमारा हम निकालेंगे तो क्या मान के निकालें, क्योंकि हम जानते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस में Cu इज इक्वल टू TU रखते हैं, ये तो आपको आइडिया होगा। आपको फॉर्मूला मैं याद दिला दूं, आप जानते हैं कि देखिए XU मैक्स का तो फिक्स है, XU मैक्स की तीन ही वैल्यू हो सकती हैं। पहला हो सकता है 0.53D हो, दूसरा हो सकता है 0.48D हो, और तीसरा हो सकता है 0.46D हो। कैसे कैसे, किसके लिए है ये? Fe 250 के लिए है। मैं फिर से याद दिला दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा रिकॉल हो जाए आपको। ये Fe 415 के लिए है और ये Fe 500 के लिए। तीन वैल्यू होती हैं XU मैक्स की, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं XU के वैल्यू की, XU के वैल्यू की फॉर एक्चुअल वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, फॉर एक्चुअल वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो हम लोग जानते हैं, हम रखते हैं Cu इज इक्वल टू TU। और अभी तक ये होता आया था कि Cu इज इक्वल टू 0.36 FCK, XUB इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। यहां से XU की वैल्यू आ जाती थी 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCKB। अब यहां पर मैटर ये हो रहा है कि अगर ये जो न्यूट्रल एक्सिस आपका है ये फ्लैंज के अंदर है, फ्लैंज के अंदर मतलब इस डेप्थ तक ही नीचे है, अगर ऐसा हम मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं ऐसा, ये इसी डेप्थ के अंदर है, तब तो ऊपर का कंप्रेशन जोन केवल इतना होगा। मतलब कितना होगा, यहां ध्यान दीजिएगा, ये कंप्रेशन जोन देखिए इतना ही होगा, ये वाला पोर्शन होगा। तो ठीक है, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ठीक इसलिए है, अगर ऐसा मान रहे हैं, देखिए पता नहीं है हम, ये कंडीशंस हो सकती हैं, देयर आर मल्टीपल कंडीशंस। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि ऐसा हो, तो स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा, यही बनेगा, यही तो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा, यही तो इसका स्ट्रेस डायग्राम होगा। क्यों? अरे ऊपर 0.446 FCK होगा, या 45 इसको कह देते हैं शॉर्ट में, 45 FCK, और यहां न्यूट्रल एक्सिस पर आते आते पैराबोलिकली जीरो हो जाएगा। पहले कुछ देर तक रेक्टेंगुलर रहता है, फिर पैराबोलिकली जीरो हो जाता है, यही चीज तो होती है। एक चीज बताइएगा ध्यान से यहां पे कि इसमें और पुराने हमारे रेक्टेंगुलर बीम में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं। अगर ये यहां से पूरा रेक्टेंगुलर होता, मतलब लिखिएगा यहां से पूरा रेक्टेंगुलर ही होता और ऊपर इतना कंप्रेशन होता, तो भी देखिए हमें कंक्रीट का काम केवल ऊपर का होता है, केवल इसी जोन का, इसके नीचे की कंक्रीट का वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसके अगर ये यहीं तक है ऊपर तो कोई मतलब नहीं है, सारा सब कुछ सेम ही रह जाएगा। बस जो बीम बनती, जो बीम हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, उसका इफेक्टिव जो विड्थ है वो BF के बराबर होता।
मतलब ये एक नॉर्मल बीम की तरह ट्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर से इसका पूरा कंप्रेशन जोन आयताकार है, कंप्रेशन जोन पूरा क्या है इसका, आयताकार है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट करेगा, इसमें कुछ भी नया नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इस कंडीशन की बात करें, इस वाले कंडीशन की बात, जिसमें न्यूट्रल एक्सिस यहां पहुंच गया है, तो आप देखेंगे ऊपर का जो कंप्रेशन जोन है, ऊपर का जो कंप्रेशन जोन है, वो देखिए ऊपर एक छोटा आयत है, फिर एक बड़ा आयत है, तो ये ऊपर ही टी बना दे रहा है। इसमें ऊपर एक केवल आयत है, इसके ऊपर देखिए केवल एक आयत है, इसमें केवल ऊपर क्या है, टी बना दे रहा है। अब ये खतरनाक हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा, अभी खतरनाक कहां देखे अभी तो पता चलेगा, मतलब ये थोड़ा सा दिक्कत वाला इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका कंप्रेशन जोन रेक्टेंगुलर नहीं है। बात समझ में आ रही ना। ये आसान बात हो गई, इसमें वही Cu बराबर Tu, बस 0.36 FC, क्योंकि देखिए ऊपर का एरिया और उसमें स्ट्रेस लिया जाता है कंप्रेशन, तो ऊपर का एरिया होगा Bf इंटू XU, तो B के जगह Bf कर देंगे, बस नॉर्मल फॉर्मूला ये होता था, B के जगह पर Bf कर देंगे, XU एरिया हो गया 0.36 FCK। वो जानते हैं आप, एवरेज स्ट्रेस की बात मैंने की थी कि जो आपका एवरेज स्ट्रेस निकलता है, क्योंकि देखिए ऊपर 0.45 है, धीरे धीरे जीरो हुआ है, तो औसतन 0.36 आया था, ये सब कैलकुलेशन हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस कंडीशन में इट विल एक्ट एज एन रेक्टेंगुलर बीम हैविंग इफेक्टिव ब्रेड्थ इक्वल टू इफेक्टिव ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज। ये नॉर्मल काम करेगा। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि एक टी बीम कब आयत की तरह बिहेव करती है, तो कहेंगे जब उसका न्यूट्रल एक्सिस उसके फ्लैंज के अंदर हो तब तक, फ्लैंज के जब विद इन रहे तब तक वो चलेगा, अगर उसके बियॉन्ड जाने लग रही है तब उसका एनालिसिस थोड़ा टिपिकल हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि ये चीज आपने समझ लिया है, तो इसके लिए विशेषकर केवल ये इस फॉर्मूले में बी एफ हो जाएगा। बाकी देखिए ना, बी एफ इंटू एक्सयू, क्योंकि एक्सयू न्यूट्रल एक्सिस की गहराई है, एक्सयू किसी कंडीशन में यहां लिखा तो था मैंने, दोबारा कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए, यहां साइड में हमने लिखा है, यहां पे बस इतना देखना है कि ये एक नॉर्मल, इस केस क्या, अभी देखिए समझाएं हम चीजों को, अब हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ना, सबसे पहली बात कि हम लोग यहां पर लिखेंगे MOR ऑफ टी बीम, टी बीम का MOR निकालना, ठीक है ना। उस केस में पहला केस क्या हो रहा है आप लोगों का, मैं ये समझाने के लिए किया हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये आप लोग को याद रखना है, ये बदलने वाला नहीं है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो जाए, ये बदलने वाला नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू का वैल्यू कंक्रीट के एरिया और ये पर निर्भर ही नहीं करता। तो केस वन जो है आपका, केस वन ये कहता है कि XU जो है वो लेस देन है क्या, DF, DF क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज, और XU जो है उससे क्या है, कम है, केस वन हो रहा है। और इसमें खास बात क्या है, मतलब इसमें बीम विल बी treated like a simple rectangular beam have, इस सेंटेंस को याद रखना, याद करोगे तुम मुझे, इस सेंटेंस को याद रखना, तुम मुझे याद रखोगे। बीम विल बी ट्रीटेड लाइक अ सिंपल रेक्टेंगुलर बीम हैविंग ब्रेड्थ इक्वल टू इफेक्टिव ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज। ये चीज आप याद रखिएगा, इस कंडीशन में ऐसा होगा। दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा रुक करके जूम करके देख लीजिए इसको, ठीक है ना, या क्वालिटी बढ़ा के देखा करिए थोड़ा सा, ठीक है ना। ये ऐसा करेगा। आज भी इंजीनियरिंग की क्लासेस व्हाइट बोर्ड पे ही गेट एकेडमी वाले सक्सेस कर पाए, बस इसी वजह से, क्योंकि उनको एक साथ चीजें दिखानी होती हैं, और जो स्मार्ट बोर्ड का जो मार्कर होता है ना, मतलब उसका आप कह सकते हैं कि जो स्टाइलिश होता है उसका, वो काफी बड़ा बड़ा लिखता है, मतलब ज्यादा चीजें नहीं कवर हो पाती हैं उसमें,
तो आज भी गेट एकेडमी प्लस या गेट एकेडमी का वीडियो देखेंगे तो आपको व्हाइट बोर्ड पे मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर भी वो आजकल का ट्रेंड है, अच्छा है, हम लोग फैमिलियर हो चुके हैं इससे, इस वजह से। चलिए आगे। तो इसमें बोला गया कि बीम एक सिंपल बीम की तरह ट्रीट की जाएगी, रेक्टेंगुलर बीम की तरह, लेकिन उसका जो चौड़ाई लिया जाएगा वो ये BW न ले जाके BF लिया जाएगा, बस सिंपल। जो ये बीम है एक नॉर्मल रेक्टेंगुलर बीम की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन चौड़ाई BW न ले जाके BF लिया जाएगा, ये हमने समझाया। तो उसका CU ये हो जाएगा, निकल जाएगा यहां से XU क्या होगा, और MOR का वैल्यू अगर इसका लिखा जाए, MOR क्या होगा, MOR तो वही C1 इंटू Z1, यानी इसका कोई खास चेंजिंग नहीं है, यानी 0.36 FCK XU और BF इंटू D माइनस 0.42 XU। इसके MOR में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, MOR का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कब, जब ये केस हो, ये वाली केस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, बट कैसे ये इसमें लाई करे। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि सर किस में लाई करेगा, हम कौन सा लगाएं, कैसे पता चलेगा, बड़ी बवाला ये है। पहले आप उसको देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है कि ये नीचे चला जाता है, ठीक है ना, लेकिन नीचे चले जाने पर कैलकुलेशन ज्यादा होगी एग्जाम में आपके ना। मुझे नहीं लगता है, जैसे डिप्लोमा की बात कर रहा हूं, देखिए जानिए सब, लेकिन एक एग्जाम के पैटर्न को समझते रहिएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो ऐसे क्वेश्चन को देगा, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। फिर अगर दे रहा है तो लगा भी देंगे, ऐसा नहीं कि उसको नहीं समझ पाएंगे, आप लगा देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि पहले आप यही देखिए, टी बी में ना मान मान के चेक किया जाता है कि क्या हो रहा है, फिर अगर वो सही है तो ठीक है, और नहीं है तो अगेन किया जाता है। जैसे अगर हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, कहेगा न्यूट्रल एक्सिस निकालिए, तो हम पहले मान लेंगे कि वो विद इन द फ्लैंज है, मतलब ये केस 1 ये है, यानी इसको बोलेंगे हम लोग क्या, विद इन द फ्लैंज, यानी ये क्या है, विद इन द फ्लैंज का मतलब होता है फ्लैंज के अंदर में हो। विद इन द फ्लैंज का मतलब फ्लैंज के अंदर हो। एक चीज यहां पर जान लीजिएगा ध्यान से, कि फ्लैंज के अंदर का मतलब हुआ कि इसका मैक्सिमम यहां तक हो, या ये एप्लीकेबल होगा यहां पे क्या, बराबर के भी, XU बराबर भी हो जाएगा DF के ना, तब भी ये फॉर्मूला काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर तक भी काम करेगा। हालांकि बराबर तक में XU की जगह हर जगह DF हो जाएगा, जहां बराबर होगा हर जगह XU की जगह क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। तो ये बराबर वाला केस आएगा नहीं, आप या तो कम मानेंगे या तो ज्यादा मानेंगे, ठीक है ना। अब लेकिन फॉर्मूला एप्लीकेबल, आप जब भी न्यूमेरिकल लगाने जाइए, आपको बोल दे कि किसका न्यूट्रल एक्सिस निकालिए, तो सर क्या करें, ये वाला लगाएं कि नीचे माने, आप पहले विद इन द, देखिए डिजाइनर अच्छा है तो वो ये मानेगा, ये वाला नीचे, क्योंकि यही सही है। क्योंकि अगर सोचिए ना, इसके ऊपर ही रह जाएगा, तो जो कंप्रेशन जोन आप बना रखे थे कि उतना हम यूज करेंगे, इतना बड़ा कंप्रेशन जोन मिल गया है, पता चला इतना ही नीचे वाला पट्टी छूट गया, इसका कंप्रेशन जोन का जो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे बच गया, वो बेकार हो गया ना। माने बढ़िया टी बीम कौन सी होगी, जिसका न्यूट्रल एक्सिस नीचे आ जाए, फ्लैंज से बढ़िया रहेगा वो। लेकिन एग्जाम में लगाने में इजी कौन रहेगा, वो ये रहेगा। हमेशा ऐसा होता आएगा, जितना भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट सोम का भी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर का भी पढ़ेंगे, जितना ही स्ट्रक्चर अच्छा होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा, उसका एनालिसिस उतना ही कठिन होता जाएगा, उसका एनालिसिस उतना ही कठिन होता जाएगा। इस चीज को जान लीजिए, बात समझ में आ रही है। तो मैंने एक चीज समझा दी आपको कि आपको ये वाला कंडीशन मानना है। जैसे आपने मान लीजिए डीएफ की वैल्यू दिया है 120 mm, मान लीजिए ये डीएफ की वैल्यू जो है, स्लैब की मोटाई 120 mm दिया है, आपने कहा हम विद इन द फ्लैंज मान के सॉल्व करेंगे, और विद इन द फ्लैंज मानने पर सॉल्यूशन करने पर आपका आया यहाँ पे 90 mm आ गया। तो यानी कि आपका जो प्री एजम्पशन था, यानी आपका जो परसेप्शन था, वो ठीक था, सही है। लेकिन आपने इसको 120 इसको माना कि विद इन द फ्लैंज है, ये 120 था, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये बता रहा है 140 mm। इसका मतलब है कि गलत है आपका परसेप्शन। पहली बात कि 140 बताया है तो 140 सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये लगाना चाहिए था ना 140 के हिसाब से कि भाई, लेकिन आपने ये माना, तो वो हिंट किया 140 से
कि देखिए भाई, आप जो सोच रहे थे कि 120 के अंदर है वो नहीं है, वो 140 से ज्यादा है। तो आप फिर से ये मान के लगाएंगे, ना कि आप जो इससे निकालें सर 140 आ रहा है, लग रहा है बाहर, लग रहा है, वो खाली हिंट है, वो 140 सही आंसर नहीं है। क्योंकि जब इससे आप मान के लगाएंगे तो वो नियर अबाउट 140 के आसपास आंसर आएगा। एक चीज जान लीजिए यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आपने इसमें रिब का, ये जो रिब का एरिया है उसको तो आपने कंसीडर किया नहीं है उसमें, और जब कंसीडर करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो भले ही ये ज्यादा आने लगे इसकी मोटाई से, लेकिन उस केस में आपको मानना क्या है? आपको मानना ये है कि ये जो है मतलब एक्स्ट्रा बताया तो आप फिर से उसको निकालेंगे ये मान के। अगर 120 से कम आया तब तो जो आया वो सही है, लेकिन 120 से ज्यादा आया तो ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि जो आया वो सही है, बल्कि आप उसको फिर से मानेंगे कि वो रिब में है और इसका फॉर्मूला लगाएंगे। अब रिब वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। इसकी अकेले की दो कंडीशन है, इसमें तो केस 1 हो गया। इसका देखिए हम लोग माने, इसका माने केस 2, और इसको पहले मान लेते हैं ए क्या? ए कंडीशन ये है जो ऊपर दिख रही है। अभी बात करेंगे कैसे हम लोग। अगर आप लोग इसको समझ गए हो, इस पूरे मैंने जो मंत्रणा यहां पर की है, तो अभी हम इसको मिटाएंगे। अगर कोई नोट करना चाहे तो भैया रोक के नोट कर ले अपने हिसाब से, बाकी नोट्स अवेलेबल तो रहेगी। अब केस 2 क्या कह रहा है उसको समझिए, ठीक है ना। एक चीज और मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हिंदी में नहीं लिखते हैं। मैं अगला जो भी बैच आप लोगों का पढ़ाऊंगा अब उसमें हिंदी में भी लिखूंगा। मैं प्रिपेयर हो चुका हूं उसके लिए, हिंदी में। हालांकि केवल ये मन की भ्रांति मात्र है कि हिंदी में नहीं, क्योंकि यार लिखने से क्या फर्क, पूरा तो बोलता हूँ हिंदी में मैं, मतलब सारे लोगों की सलाह आई, मैं हिंदी भी कर दूंगा, ठीक है ना। तो चिंता मत करिए, आप लोग को परेशानी नहीं होगी हिंदी इंग्लिश की। अगले बैच से मैं पूरा हिंदी में भी कर दूंगा। केस 2 ए कहता है, केस 2 ए कहता है आप लोगों का इसमें कि ये जो आपका फ्लैंज है ना, ये जो फ्लैंज है उससे नीचे चला गया। इसके नीचे जाने की भी दो कंडीशन है। एक चीज बताइएगा, नीचे गया एक्सयू यहां पहुंच गया, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। बड़ा गजब का दिक्कत ये आता है टी बीम में कि जो फ्लैंज वाला जोन होता है ना, जो फ्लैंज वाला जोन होता है, उस फ्लैंज वाले जोन में स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे इसमें हम लोग ये सब बवाला कर चुके थे, यहां से यहां तक अगर 0 जाएगा तो याद करिए ये 0.36 निकालने में कितनी दिक्कत आई थी। मतलब जब शुरू में आप इसको पढ़े होंगे तब की मैं बात कर रहा हूं कि कितनी दिक्कत आई होगी, ठीक है ना। अब अब की कहानी ये है, एक सेकंड रुकिएगा जरा, कैमरा एंगल में थोड़ा सा और सही कर लूं। अब की दिक्कत ये है कि अभी का केस 1 हमने जो लिया उसमें देखिए क्या कहानी होती है। केस 1 में हमने ये माना, पहली बात कि ठीक है, एक चीज तो समझ में आया। केस 2 हमने, चलिए केस 2 में माना, केस 2 में हमने ये माना कि एक्सयू जो है वो ग्रेटर है किससे? डीएफ से। चलिए ये तो है ही है केस 2, लेकिन 2 में अगर ए की बात करें, अच्छा एक्सयू इज ग्रेटर देन डीएफ, मतलब एक्सयू यहां तक पहुंचा है, दिस वन इज द न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस है, और इसमें जो डीएफ से काफी नीचे चला गया है, लेकिन इतना नीचे चला गया है कि जो डीएफ है, डीएफ वो कम हो जा रहा है 3/7 टाइम्स ऑफ एक्सयू से, 3/7 टाइम्स ऑफ एक्सयू से भी कम हो जा रहा है डीएफ। मतलब एक्सयू से तो कम है डीएफ, लेकिन 3/7 एक्सयू से भी कम हो जाए डीएफ। अब ये सर आप क्यों किए हैं मैं बता रहा हूं आपको। एक बात बताओ, आप जानते हो कि अगर ये एक्सयू है, ये वाला पार्ट पूरा एक्सयू है, तो ये कहां तक रहता है, ध्यान समझिएगा। रिक्टेंगुलर कहां तक रहता है? तो रिक्टेंगुलर देखिए, ये तो लाइन जा रही है किसकी, ये जा रही है फ्लैंज वाली लाइन जा रही है, ठीक है ना। अगर आप देख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको ऐसे समझाऊं कि ये जो फ्लैंज वाली लाइन है, इसको मैं डार्क कर देता हूं, ये फ्लैंज वाली लाइन है। जबकि ये इसका रेक्टेंगुलर पोर्शन जो रहता है वो 3/7 एक्सयू तक रहता है। मतलब रेक्टेंगुलर रहता है 3/7 एक्सयू तक, और ये जो फ्लैंज है वो रेक्टेंगुलर में पूरा चला गया। नहीं समझे बात को, रोक करके समझिएगा। अगर
3/7, अच्छा ये बचा हुआ पार्ट 4/7 होता है। ये सब बातें हो चुकी हैं कि कहां तक रेक्टेंगुलर होता है स्ट्रेस कर्व, मतलब स्ट्रेस डायग्राम जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है 3/7 एक्सयू तक, उसके बाद वो पैराबोलिक हो जाता है। तो मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट के बाद ये नीचे वाला जो लाइन है उसके पॉइंट के बाद ये पैराबोलिक है, ऊपर आयताकार है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा फ्लैंज जो है, ये पूरा जो फ्लैंज है इस टाइम वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं इन डायग्राम्स को, तो देखिए इसमें जो फ्लैंज है, या इस केस को ऐसे कहेंगे कि फ्लैंज इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड। इसका मतलब क्या है भाई, यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड का मतलब पूरे फ्लैंज में जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल ही क्या है, यूनिफॉर्म है। पूरे फ्लैंज में जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब पूरे फ्लैंज में स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, उसका मतलब क्या हुआ, एक समान है, आयताकार है। अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि अगर ट्रायंगल होता तो हमें औसत लेना पड़ता, पैराबोलिक होता तब अलग का ये हिसाब किताब था इसका, और बड़ा दिक्कत तो तब हो जाता जो अभी तीसरे कंडीशन में होगी, उस पर अभी बात करेंगे, कि फ्लैंज में ऐसे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होते होते धीरे धीरे क्या हुआ, इस पर कम हुआ, और फ्लैंज में भी पैराबोलिक पोर्शन आ गया, तब दिक्कत होती है। और वो कब होता है उस पर हमें यही बस जब यहां पर रहेगा कि df इज ग्रेटर देन 3/7 टाइम्स एक्सयू, ऐसा हो सकता है। कुल मिला के अभी यहां से पूरी बात नहीं समझ में आई, तो बस इतना समझो दोस्त कि ये इतना नीचे आया है न्यूट्रल एक्सिस, कि जब ये पैराबोलिक बनाएगा तो ये पूरा जोन ऊपर आयत में चला जाएगा और नीचे वाला जोन पैराबोलिक में आएगा, तब तक तो बर्दाश्त है। कहीं ऐसा हो गया कि ऊपर से आया और कहीं यहीं से पैराबोलिक स्टार्ट हो गया, तो फिर ऊपर वाले जो फ्लैंज है ना उसमें भी स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना थोड़ा टिपिकल टास्क हो जाता है, ये मेन प्रॉब्लम है। लेकिन अभी के केस में पहले इसको समझें कि ये तो ठीक है, ये फ्लैंज में पूरा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है। क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्लास में ना बहुत दिक्कत होती है बच्चों को कुछ एक्सेप्ट कराने में। एक्सेप्ट कराने का मतलब होता है कि अगर कोई चीज उनको समझ में नहीं आ रही है तो मुझे एक्सप्रेशन से ऑफलाइन क्लास में पता चल जाता है, अच्छा ये बच्चा ये चीज नहीं समझ पा रहा। बट ये ऑनलाइन क्लास है तो मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, बट अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट डालिएगा। बस सिंपल सी बात इतना जानिएगा कि फ्लैंज में आयताकार तक अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ्लैंज के अंदर है तो ये सही है। लेकिन अगर कहीं उसमें भी वेरिएशन हो गया तो गड़बड़ी हो सकती है, गड़बड़ी होगी तो उस पर देखा जाएगा। ये कंडीशन हमने ले लिया, ठीक है ना। अब इसके एनालिसिस के दो तरीके हैं। अब देखिए आप जानते हैं यहां कंक्रीट नहीं है, ऊपर से पूरा एरिया लेंगे तब 0.36 एफसी के स्ट्रेस ले लें तो सही है। लेकिन यहां पर हमने किया क्या, हमने बांटना था, हमने पूरा ये जोन, जो ये जोन है, ये जोन मतलब पहले हमने इस पूरे को एक बीम मान लिया। देखिए एनालिसिस के लिए अलग किए हैं, बस ये पूरे को हमने एक बीम मान लिया ऐसे, और वो तो एक सिंपल बीम हो गई जिसका न्यूट्रल एक्सिस इस गहराई पे है, तो उसका फार्मूला सिंपल C1 लेंगे। हाई दोनों छोटे छोटे का अलग से कर लेंगे। समझ में आ रही बात, मैंने फ्लैंज का ये पूरा हिस्सा तो एक बीम निकाल लिए और इसका अलग से C1 कैलकुलेट कर लेंगे, यही चीज ना। तो देखिए इसके लिए हमने इसको स्प्लिट कर दिया है पार्ट 1 में, जिसमें ये पूरी बीम उठा के हमने यहां रख दी है, और उसके बाद इन दोनों पार्ट को देखिए अलग से यहां पर बनाया हुआ है। बात समझ में आ रही है। इन दोनों पार्ट्स में अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों पार्ट अगर आपको दिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं दिख रहे हैं तो और भी ठीक है। ये जो है हिसाब है किसका, फ्लैंज का, जो रिमेनिंग फ्लैंज है, और ये पूरा रेक्टेंगुलर बीम हमने एक तरफ से ले लिया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का कंप्रेशन जोन इसका भी ले लेंगे ऐसे, ये इसका कंप्रेशन जोन हुआ, इनका तो पूरा आयताकार है ही है, तो इसमें तो पैराबोलिकली चेंज होगा। आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, इस केस में जो केस बन रहा है उस केस में ध्यान समझिएगा, जो केस अभी हमने लिया है उस केस में
एक्स यू निकालने के लिए या C1 C2 निकालने के लिए हम जानते हैं C1 इज इक्वल टू इसमें होगा, तो हम लोग इस बीम का पूरा ले लें, यानी 0.36 FCK XU, और क्या लें, BF थोड़ी लेंगे, अब तो BW लेंगे ना इतना का पूरा ये। और अच्छा, इसका लीवर आर्म अगर पूछें तो यहां अगर छड़ का सेंटर मान लें यहां पे, तो इससे कितनी दूरी पर काम करेगा, वही पुराना क्या Z1 की अगर बात करें तो लीवर आर्म क्या होगा, D माइनस 0.42 XU, यही तो हो जाएगा। बताइए, समझ में आ रही होगी बात। और अगर C2 की बात करें, C2 किसमें, फ्लैंज में स्ट्रेस कितना है, ये कितना है, ये बात करेंगे मिड पोर्शन की, मिड पोर्शन। और ये फ्लैंज जो रिमेनिंग फ्लैंज है, रिमेनिंग मतलब फ्लैंज का कुछ हिस्सा तो ये ले गया अपने साथ बीम में, हाई कितना बचा, अरे ये पूरी चौड़ाई यहां से यहां तक BF थी, BF थी पूरी, उसमें से हाई BW जो यहां से यहां तक है वो BW है, BF में से BW निकाल दो तो ये जो बचेगा वो भी BF माइनस BW बाई 2 बचेगा, ये भी BF माइनस BW बाई 2 जोड़ेगा, दोनों जोड़ेंगे तो BF में से BW हटा दिया गया, ऊपर चौड़ाई कितनी बच गई फ्लैंज की, तो उसमें BF में से BW क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। बात समझ में आ रही ना, ये हिसाब BF में से BW को माइनस कर दिया गया। यानी कि अब हमारे पास क्या हिसाब किताब बचा कि C2 की वैल्यू में ऊपर का कंप्रेशन का एरिया कितना होगा, तो लिखेंगे, देखिए ध्यान से, जो इनमें से बचा वो चौड़ाई यानी BF माइनस BW ये बचेगा, इनटू इसका D जो है ना वो ये इतना ही तो इसका गहराई है, तो यानी इसको लिखेंगे हम लोग DF, यानी BF माइनस BW इंटू DF क्या हुआ आपका, एरिया हुआ। स्ट्रेस उसमें कितना होगा, स्ट्रेस आप जानते हैं कि टॉप मोस्ट फाइबर में यहां पे 0.446 या 0.45 FCK होता है, 446 को 45 बोल देते हैं, FCK होता है। और इस वाले जोन में स्ट्रेस पूरा नीचे तक आयताकार ही डायग्राम है, मतलब स्ट्रेस यहां पर इतना है तो इस पूरे जोन में इतना ही स्ट्रेस है, बदला तो नीचे जाके है लेकिन इसके बाद बदला है, यानी इस पूरे में जो स्ट्रेस है ऊपर से नीचे तक वो कितना है, तो वो है आपका 0.45 FCK। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एरिया इंटू स्ट्रेस, कहेंगे सर वहां 0.36, अरे इसमें तो जाके ऐसे बदला था ना नीचे, तो देखिए वहां 0.45 था, घटते घटते 0, लेकिन केवल इतना जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें तो 0.45 FCK होगा। देखिए जिसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना वही टी बीम को अलग से समझ पाएगा, जो सोच रहा है कि कुछ नहीं पढ़े डायरेक्ट टी बीम पढ़ ले तो भैया भगवान मालिक है उनके। पहले आपको फ्लैंज बीम पढ़ने से पहले आपको अपना बाकी जो सिंपल्स बीम वगैरह है उनको क्लियर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना। अब हम लोग देखते हैं यहां पे क्या कि इस वाले जोन का लीवर आर्म क्या होगा, तो लीवर आर्म क्या होगा इसका, इसमें हम लोग जानते हैं कि देखिए इसमें इस बलों का जो केंद्र आया था वो ऊपर से 0.42 XU की दूरी पर आया था, ऊपर से 0.42 XU की दूरी पर आया था, मतलब अगर हम लोग बात करें तो कहीं यहां से आया था इसमें, मतलब कहीं फोर्स यहां से लगा था इस जगह से, लेकिन ये जो आयताकार बल लग रहे हैं उनके तो केंद्र पर से काम करेगा। यानी अगर हम लोग बात करें इस जोन की, पावर कट है, एक सेकंड रुक जाइएगा जरा, चलिए C2 का वैल्यू आपने ये लिख लिया, क्यों लिखा मैंने आपको समझा दिया, पावर कट गई थी थोड़ी सी, हो गया सॉल्व इशू। तो ये BF माइनस BW, अब अच्छा ये मैंने बताया कि इसके तो सेंटर से ही काम करेगा क्योंकि इस पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अब Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो तो D माइनस, और यहां पर देखिए इस डेप्थ का आधा, क्योंकि इस पर मैंने बार बार कहा स्ट्रेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो D माइनस DF बाई 2, DF मतलब डेप्थ ऑफ फ्लैंज डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया Z2 का वैल्यू। बात समझ में आ रही, तो यहाँ ये कहानी सिंपल है। और अगर MOR का वैल्यू यहाँ पे लिखें हम लोग, MOR का वैल्यू अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, C1Z1 C2Z2 यानी 0.36 FCK XU BW ये हो गया, I इंटू D माइनस 0.42 और क्या हो जाएगा
XU प्लस करेंगे क्या C2 का वैल्यू विच इज BF माइनस BW इंटू DF इंटू 0.45 FC के और इंटू ये पूरा D माइनस, ये तो पूरा हो गया आपका फोर्स, और ये क्या हो गया D माइनस DF बाई, ये हो गया वैल्यू किसका MOR का। किस केस में, जब केस ऐसा हो कि नीचे गया है और इतना नीचे गया है कि DF इज ऑल्सो लेस देन 3.7 XU, तो उस केस में MOR का फॉर्मूला ये बनेगा। और इसमें ये चीज ध्यान रखना, ये जो लाइनें मैं लिख रहा हूं ना, ये सब आपको ध्यान में रखना है। क्यों रखना है ध्यान में? क्योंकि यही वो बात है जिसके थ्रू MCQs बनेंगे एग्जाम में। अगर मैं देखिए, अब जब तक मैंने एक बार गेस करके बहुत पहले तीसरे वीडियो में ही बताया था कि MCQs हो सकता है अगले साल से ऐसा भी हो जाए कि आपका कोरोना पीरियड न भी हो तब भी 5 से 10 क्वेश्चन MCQ आए और बाकी रिटन आए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एक चीज जान लीजिए, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस बार से ही आप MCQ की तैयारी करें। तो जो लोग अभी तक जेई नहीं ज्वाइन किए हैं, जेई ज्वाइन करने का बस ये फायदा होता है कि आपका समय के साथ तैयारी कंप्लीट हो जाता है। जो इधर आप समय के साथ समय आपका लग रहा है उसी में आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, बजाय बाद में तैयारी करने का। और इसमें 2 घंटा केवल या 1.5-2 घंटा एक्स्ट्रा आपको वीडियो देखना है। हफ्ते में 5-7 वीडियो आप देखते जाएंगे, कब धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर नोट कर रहे हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम लोग इस क्वेश्चन का जो 2 का A था 2 का B भी देख लेते हैं और उसमें क्या डिफरेंस होता है इसको भी हम लोग देख लेंगे। नोट करना हो तो कर लीजिए, ठीक है ना। मैं मिटा रहा हूं इसको अब पूरे को। अब देखिए कहानी क्या होती है, अगली कहानी। देखिए, अच्छा अगर क्या होता कि इसी टी बीम का न्यूट्रल एक्सिस कहीं थोड़ा ऊपर होता, लाइक यहां पे होता, तब क्या होता है देखिएगा। मान लेते हैं हम इसी डायग्राम को हम मॉडिफाई करके इस साइड में इसका डायग्राम, अगर न्यूट्रल एक्सिस यहां ना होकर यहां होता तो उस केस में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता। तो देखिए ऐसा ही ना होता भाई, अरे उसमें क्या बदलेगा, उसमें तो यही रहेगा, यहां तक ऐसे रहेगा और फिर उसके बाद कुछ यू टाइप जा करके इस टाइप से बदल जाएगा। यही तो सीन क्रिएट होगा ना इसका, यही तो इसका सीन क्रिएट होगा ना। तो अब इस केस में मजेदार बात यह है कि ये यहीं से रिक्टेंगुलर पोर्शन यहीं तक है इसका, उसके बाद पैराबोलिक है। तो उस रिक्टेंगुलर पोर्शन मतलब अगर ध्यान से समझा जाए तो इस जोन में ये जो आपका, एक मिनट रुकिए, देखिए ये जो जोन आपका है इसी में आ जाएगा कौन, मतलब देख रहे हैं स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैंज में भी चेंजिंग कर दिया है। तो इसका ये हुआ कि चलिए ये वाला जोन फिर से अगर हम उठा के यहां पे ले आते हैं तो इसमें रिक्टेंगुलर वाला जो पोर्शन आपका यहां से यहां तक है, रिक्टेंगुलर वाला जो पोर्शन आपका यहां से यहां तक है, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उसका फॉर्मूला सेम यही होगा। क्या, C1 इज इक्वल टू 0.36 FCK XUBW और Z का वैल्यू यही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। लेकिन ये ऊपर का जो फ्लैंज का पार्ट है, ये वाला पार्ट फ्लैंज वाला है, उसमें देखिए स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए हमने ये ले लिया फ्लैंज का पार्ट, इसका फ्लैंज का जो पार्ट है उसको हमने ऐसे ले लिया, ये पार्ट है और एक दूसरा उस साइड वाला पार्ट हमने कुछ इस टाइप से अज्यूम कर लिया, और ये वैल्यू जो है आपकी वो BF माइनस BW के इक्वल हो गई, ठीक है ना। इसमें स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे है वो देखिएगा, उसमें स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यहां है, मतलब ऊपर तो 0.446 FCK है, लेकिन जो यहां पर है वो एकदम जीरो नहीं है बल्कि ऐसे कटा हुआ दिखाई देगा। आप देखिए ना यहाँ पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर से रिक्टेंगल आया है, पूरा ऊपर से रिक्टेंगुलर आया है और यहां पर जाके जीरो नहीं हुआ है, मतलब देखिए इसकी तरह टच यहां पे जाके नहीं किया है, बल्कि यहां पर
यहीं पर आपका स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ कट गया, मतलब फ्लैंज का जोन भी स्ट्रेस्ड है, लेकिन हम लोग कहेंगे इट इज नॉट यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड, यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड। और ऐसा कब होगा जब ये पोर्शन जो होगा वो 3/7 टाइम्स XU से ज्यादा होगा। यानी अगर हम लोग बात करें केस 2B की, केस 2B की बात करें, चलिए केस 2 का जो बी वाला केस है यहाँ पे, ऐसे बी वाला, इस बी वाले में बस एक चीज हुआ है, क्या? पहली चीज की आप ये देखिए, मतलब हम 3/7 क्या लेते हैं भाई? रेक्टेंगुलर पोर्शन की गहराई है ये। 3/7 XU क्या है? रेक्टेंगुलर पोर्शन की गहराई है। अगर DF उससे कम है, यानी उस गहराई से ऊपर ही DF है, तो यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड होगा। अगर DF उससे ज्यादा हो जाए, माने DF इज ग्रेटर देन 3/7 टाइम्स ऑफ XU, DF is greater than 3/7 times of XU। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? इट इज नॉट यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड, ये हमने पहले ही लिख दिया कि इट इज नॉट यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड। तो इस केस में देखिए बड़ा गड़बड़ हो जाता दोस्त। क्या गड़बड़ हो जाता कि ये वाले का तो फॉर्मूला वही है, इस केस में हम लोग लिखेंगे C1 इंटू वही कहानी, देखिए XU निकालने का भी वही मंत्रणा रहेगा। जैसे इसमें आपने ये लिखा C1 इंटू, लेकिन इसका XU निकालते तो कैसे निकालते? अगर हम पूछें इसका XU, तो XU क्या होता है? यही C1 C2 प्लस करते। अगर इसी में हम मान लीजिए यहाँ पे निकाला, MOR का तो फॉर्मूला ही हो गया, लेकिन XU निकालते कैसे ऐसे केस में? तो XU के लिए क्या करते आप? तो XU के लिए आप दोनों को बराबर करते, यानी C1 प्लस C2 बराबर करते T को, तभी ये निकल पाता। जैसे C बराबर T होता है, CU बराबर T होता है, लेकिन यहां पर क्या है? C1 प्लस C2 बराबर क्या रख देंगे आप? T रख देंगे, तो आ जाएगा वहां से। लेकिन अगर इस तरह से इसमें देखा जाए, सेम वही कहानी, तो इसमें थोड़ा सा पैराडॉक्स कैसे क्रिएट होगा देखते हैं हम लोग। ऊपर वाले पोर्शन में हमें क्या करना है? देखिए अगर ऊपर वाला पोर्शन फुल्ली स्ट्रेस्ड होता, ऊपर वाला पोर्शन फुल्ली स्ट्रेस्ड मतलब यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड होता, तो यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड के केस में आप जानते हैं कि रेक्टेंगुलर डायग्राम बनता है, एनालिसिस इजी है ऊपर वाले का, क्योंकि ऊपर वाले में पूरे पोर्शन में स्ट्रेस 0.45 FCK रहेगा, पूरे पोर्शन में। इसमें बड़ा गड़बड़ है कि नीचे आकर के स्ट्रेस कम होने लग रहा है, नीचे आके स्ट्रेस क्या होने लग रहा है? कम होने लग रहा है। तो एक चीज जान लीजिएगा दोस्त, यहाँ पे अगर यहाँ पर स्ट्रेस कम होने लग रहा है नीचे आकर के, तो फिर इलाज कैसे करें इसका? तो दो तरीका है, या तो स्ट्रेस को 0.45 FCK से थोड़ा कम ले लीजिए आप, या तो स्ट्रेस को 0.45 FCK से थोड़ा कम ले लीजिए आप, या दूसरा तरीका एक अडॉप्ट किया गया जो ज्यादा चला, क्या कि आप जो DF है ना, डेप्थ ऑफ फ्लैंज है, उसी को थोड़ा कम कर लीजिए और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए, माने उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म मान लीजिए, लेकिन DF को DF मत लीजिए। जैसे देखिए ऊपर फोर्स कितना होगा, इसमें हम पूछेंगे इसका एरिया, यानी BF माइनस BW इंटू DF आई इंटू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को कम करना ऐसे बड़ा दिक्कत किया, तो लोगों ने कहा कि क्यों ना इस DF को ही हल्का सा कम कर लिया जाए, ताकि फोर्स क्या रहे? मेंटेन रहे। अब उस DF के जगह पर हमने यूज किया YF। YF इज इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ फ्लैंज, YF इज इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ फ्लैंज। इन सच केस, इन दिस केस हम लिखेंगे इन दिस केस, it is at in this case YF यहां पे लिखेंगे क्या? YF को इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ फ्लैंज is used in place of DF and stress distribution is assumed to be यूनिफॉर्म। मतलब इसमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म मान लिया जाता है, और साथ साथ DF को कम करके YF कर दिया जाता है। YF अच्छा कैसे?
तो C1 की वैल्यू तो वही रहेगी विच इज ऑलरेडी गिवन, विच वाज दिस 0.36 FCK XUBW, और Z1 की वैल्यू भी वही रहेगी क्या, D माइनस 0.42 XU। ठीक है, बट अगर हम लोग ऐसे सोचें कि C2 क्या होगा, तो C2 में कुछ नहीं करना है, C2 में भी सारा फॉर्मूला यही है, बस DF की जगह YF। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस तो कम कर नहीं रहे हो, जो कि कम एक्चुअली क्या हो रहा है, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जा रही है, लेकिन DF की जगह पर हमने YF यूज किया और स्ट्रेस को वही ले लिया जो है, यानी हम लोग इसका एरिया कितना लेंगे, तो लिखेंगे BF माइनस BW इंटू क्या हो जाएगा YF, माइंड इट YF, और इंटू क्या हो जाएगा वहां पे देखिए, बस DF की जगह हमने क्या लिख दिया YF, और इंटू 0.45 FCK लिख दिया। देखिए C2 हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर इसी के साथ में हम लोग Z2 की बात करें, तो Z2 क्या हो जाएगा, तो D माइनस D माइनस DF बाई 2 था, लेकिन हमने अब क्या लेना है YF बाई 2, क्योंकि इसकी डेप्थ को हमने चेंज कर दिया किसमें, इक्विवेलेंट डेप्थ में। तो ये अब YF कितना होगा, YF कितना होगा उसकी बात करें, वेयर YF इज इक्वल टू 0.15 टाइम्स ऑफ 0.15 टाइम्स ऑफ 0.15 टाइम्स ऑफ XU प्लस आपका हो जाएगा 0.65 टाइम्स ऑफ DF। देखिए ये कहां से आया है, ये याद ही करना पड़ेगा आपको, हमको भी याद करना पड़ा है, सबको याद करना पड़ेगा। कोड ने बताया कि इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ फ्लैंज की वैल्यू यानी YF की वैल्यू जो होगी वो 0.15 टाइम्स ऑफ XU प्लस 0.65 टाइम्स ऑफ DF होगा, लेकिन बट नॉट ग्रेटर देन, अगर कहीं कहीं से आप इसको निकाल दिए, नॉट ग्रेटर देन DF आता ही नहीं है वैसे, कभी ऐसा पता चले कि आप इसको कम करने चले थे, आप वैल्यू पुट किए तो ये पूरा बढ़ करके DF से ज्यादा बताने लगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये DF से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है, ये DF से कम ही वैल्यू रहेगी तभी ली जाएगी, ज्यादा आ रही इसका मतलब गड़बड़ है, कुछ होगा नहीं वैसे। XU, अब यहां पर एक और पैराडॉक्स क्रिएट होता है, मान लीजिए YF की वैल्यू आपने निकाल ली, XU आपको पता था, XU को पुट किया आपने, DF आपको पता है, रखेंगे तो YF आएगा, YF शुड ऑलवेज बी लेस देन DF, ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो, बिल्कुल सही हो। तो यहां पर एक चीज अभी आपने गौर नहीं किया कि XU अगर निकालते इसका, जैसे इसका XU निकाले C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T आपने कर दिया, इसका कैसे, तो C1 के फॉर्मूले में देखेंगे ये आएगा, C2 के फॉर्मूले में ये आएगा, यही दोनों आएगा, C1 C2 को बराबर T करेंगे। यहां पर दिक्कत ये है दोस्त कि XU निकालने के लिए जब तुम C1 प्लस C2 बराबर T करोगे तो C2 में ही YF आ जाएगा, मतलब देख रहा हो कितना गड़बड़ है, YF निकालने के लिए तुमको XU चाहिए और XU निकालने के लिए YF चाहिए, क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो टी बीम उतना कठिन है नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, आप चाहें तो मैं चैलेंज तो नहीं करता हूं, बट जाइए टी बीम का और लेक्चर देख लीजिए आप लिमिट स्टेट मेथड से, और अगर इससे आसान भाषा में मिलेगा जैसे मैं समझा रहा हूं चीजों को एक साथ, तो आके कमेंट कर दीजिएगा। तो मैंने यहां सिंपल सा मैंने बताया कि यहां पर YF के लिए XU की नीड है और XU के लिए आप YF चाहिए, मतलब एक हिट एंड ट्राई का केस आ रहा है। हिट एंड ट्राई का केस कैसे होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं इस वाले केस को मिटा रहा हूं, अगर किसी को नोट करना हो तो कर ले, और अब देखिएगा यहां पे कैसे इस पर बात करते हैं, थोड़ा सा पैराडॉक्स क्रिएट करेगा यहां पे, देख लीजिएगा। अच्छा, जो जो लाइनें लिख रहा हूं उसको माइंड करते चलिए, MCQ उसी से बनने वाले हैं आपके, और बाकी जो ये वाला है वो तो अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, बट MCQs पर मेन फोकस रहे आपका, ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, मतलब अगर हम लोग लिखते हैं इसका न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेशन के लिए, न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेशन के लिए, तो हम लोग लिखते क्या, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T। अब C1 की वैल्यू क्या होगी, लेट अस सी की पॉइंट, C1 की वैल्यू 0.36 FCK XUBW, और ये C1 हो गया, प्लस C2 की वैल्यू क्या होगी, C2 यहां पर है, यानी ये हो जाता BF इंटू BF माइनस
बी डब्ल्यू इंटू वाई एफ इंटू हो जाता 0.45 एफ सी के, ये होता C1 प्लस C2, दिस इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई टाइम्स AST। एक चीज बताइए, सिंपल सी बात, कि आपने कहा सर मुझे XU निकालना है, तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि C इज इक्वल टू T करते हैं तो XU आता है, बट बताइए उसमें YF चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको YF चाहिए? YF चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए बिल्कुल। सर YF कहां से आएगा? YF यहां से आएगा, XU चाहिए। मैंने भाई एक कोई देते तो दूसरा निकाल दे, तुम दोनों का क्या कहानी चल रहा है? तो इसका मतलब है कि यहां पर, अच्छा अगर आपको ये लग रहा है कि इसका कोई तरीका है, मालूम नहीं है कैसे दोनों का दोनों होगा, तो एक चीज जान लीजिए कि ये हिट एंड ट्राई पे ही चलेगा। कैसे चलेगा? आपको यहां पर XU का एक सुटेबल वैल्यू एज्यूम कर लेना। अब ये नहीं कि ये अनुभव का खेल है, क्यों यहां तक बच्चे जाके घबरा जाते हैं? ये ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट है आरसीसी का। मतलब अगर ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं पढ़ने, उनकी बात नहीं, डिप्लोमा के सिलेबस में ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो इसके बारे में एक चीज सिंपल सी आपको समझ में आ गई होगी कि दिक्कत तो दे रहा है, घूम रही हैं चीजें बहुत ज्यादा, और अभी तक जितना पढ़े थे वही दिक्कत दे रहा था, तो ये और ही क्रिएट कर रहा है, क्रिएट करेगा। और ये डिजाइन है, इसमें एक चीज है कि आपको पता नहीं होता है। आप सोचते हैं कि हम एक चीज लगाएंगे और वो इस लोड को ले लेगा, आप वो चीज लगाते हैं, उसका खुद का लोड आ जाता है। मतलब आपने अगर 60 किलो न्यूटन के लिए कोई स्ट्रक्चर डिजाइन किया, वो स्ट्रक्चर 60 किलो न्यूटन को ले लिया, लेकिन पता चला वो खुद 5 किलो न्यूटन का है, तो 65 अब लोड हो गया। तो यहां पर हिट एंड ट्राई का खेल खेलना पड़ेगा आपको, एक अनुभव की जरूरत पड़ेगी यहां पे। तो मैथमेटिकल एक चीज हुआ, अनुभव अलग चीज हुआ। तो ड्राइंग और डिजाइन में अनुभव का खेल है। अनुभव आप एक चीज जानते हैं, फॉर दिस सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि XU का वैल्यू स्टील के ग्रेड पर निर्भर करता है। XU का समटाइम्स XU मैक्स का वैल्यू बात करें तो 0.53D 0.46D, तो हम लोग XU को नियर अबाउट 0.5 ले लें अगर, तो हम बहुत बड़ी गलती भी नहीं करेंगे और ठीक ठाक जाएंगी चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि एज्यूम अ सुटेबल वैल्यू ऑफ XU। लेट्स एज्यूम इट 0.5 टाइम्स ऑफ D, मतलब 0.53 होता है, 0.4846 होता है, वी हैव एज्यूम्ड इट टू बी 0.5 टाइम्स ऑफ D। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 0.5 टाइम्स ऑफ D को, D तो ऑलरेडी आपको नोन होगा, तो D को पुट करेंगे, तो यहां पर YF, अब यहां से सीधे ले लिया हमने, YF कहां से आएगा? अब YF, तो अरे वो XU की वैल्यू यहां पुट कर देना, DF वगैरह सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, YF का एक वैल्यू आ जाएगा। फिर से YF का ये वैल्यू इस क्वेश्चन में, पुट YF in the equation of XU if, अब अरे YF की वैल्यू आई, YF को अगेन पुट करिए ना इस इक्वेशन में, अब एक XU आएगा। तो अगर आपने सही एज्यूम किया होगा तो वह XU, if XU assumed is nearly equal to, nearly कभी भी एग्जैक्ट मैच नहीं होने वाला है, एग्जैक्ट मैच कभी नहीं होने वाला है। if XU is assumed is nearly equal to calculated XU, hence okay, या then okay आप लिख दिए यहां पे, then okay, otherwise repeat the process, अगर ऐसा नहीं हुआ hence okay, otherwise repeat the process, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रिपीट करेंगे। कहेंगे सर एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, एग्जाम में इतना टेढ़ा क्वेश्चन देगा नहीं आपको, वो इजी देगा, लेकिन आपको जानते रहना, क्योंकि एमसीक्यू बनेंगे उठा उठा के। YF की वैल्यू कई बार पूछ दिया है एमसीक्यू में, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये था बंधु पूरा कॉन्सेप्ट टी बीम का, अभी तक का पूरा कॉन्सेप्ट था आपका। अभी हम लोग बात करेंगे इस पर न्यूमेरिकल का, तो वो आपकी किताब के सारे न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे, आप जाके देखिएगा, उठा के पलटी कहीं से लगाइए। मैं ये जितना आज इस वीडियो में मैंने अभी बताया, वो आपकी किताब में कुछ कॉन्सेप्ट मिसिंग भी मिलेंगे, मतलब उसमें आपको चीजें बहुत उलझा के और खराब कर दिया, आप चाहे तो देख सकते हैं बुक अपनी। लेकिन अगर आपने इस एक वीडियो को देख लिया पूरा, तो टी बीम का जो एक फोबिया आपके माइंड में सेट है ना, वो निकल जाएगा। कहां पे दिक्कत आ रही थी, कहां पे, तो उस चीज को मैंने यहां पे क्लियर किया, व्हाट एग्जैक्टली YF इज,
हाउ टू यूज YF, और YF के लिए जो आपको XU निकालना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो कॉन्सेप्ट खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ, और 2-3 न्यूमेरिकल लगाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट टी बीम का क्लियर हो जाएगा।